नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत एक महान स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी नेता और प्रख्यात अधिवक्ता थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य के विकास के लिए मजबूत नींव रखी और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नेतृत्व में प्रदेश में प्रगति और सुशासन की दिशा तय हुई, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। उन्होंने बाद में भारत सरकार में गृह मंत्री के रूप में भी देश की सेवा की और राष्ट्रीय स्तर पर कई अहम निर्णयों में अपनी भूमिका निभाई। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय जो विकास की सोच और विजन प्रस्तुत किया गया था, वही आज भी प्रदेश की प्रगति का मार्गदर्शन कर रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश जिस प्रकार आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसमें उस दूरदर्शी सोच की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस अवसर पर उनके आदर्शों और योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक कुशल अधिवक्ता, एक सुयोग्य प्रशासक, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ, जहां खैरिया एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो सीधे निर्धारित बैठक स्थल के लिए रवाना हुए। यहां भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान आगामी योजनाओं और गतिविधियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री यथार्थ हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को बेहतर उन्नत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रशासनिक और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि आम जनता लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान है और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में महंगाई ने लोगों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है और परिवारों का बजट बिगड़ गया है। अपने संदेश में उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई में कमी तभी संभव है जब भाजपा सत्ता से बाहर होगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और महंगाई को लेकर एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि आम जनता भी बढ़ती कीमतों को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान में बिहार की राजनीति को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि सभी विपक्षी दल मिलकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उस समय कई राजनीतिक चर्चाओं में यह बात सामने आई थी कि विपक्ष की ओर से उन्हें एक बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन अब परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं और राजनीतिक समीकरण भी अलग दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि अब स्थिति ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि उनका राजनीतिक सफर संभवतः राज्यसभा के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्ति तक ही सीमित रह सकता है। इस टिप्पणी के माध्यम से उन्होंने वर्तमान राजनीतिक हालात और बदलते गठबंधनों पर भी सवाल उठाए, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। उधर कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किदवई नगर क्षेत्र के विधायक महेश त्रिवेदी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए विधायक के पुत्र शुभम त्रिवेदी के विवाह के उपलक्ष्य में परिवार को अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने नव दंपति के सुखद और सफल वैवाहिक जीवन की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय परंपरा के अनुसार गौ माता को गुड़ और पूड़ी खिलाकर आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना भी की। आवास पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया, जिस पर उन्होंने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान पारिवारिक और पारंपरिक माहौल देखने को मिला, जहां स्थानीय लोग भी मुख्यमंत्री के आगमन से उत्साहित नजर आए।
वहीं वाराणसी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को पहुंचे, जहां उनके आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चाएं की गई। इसके साथ ही वो होली मिलन समारोह में भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए उन्हें एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संतों और धार्मिक गुरुओं का हमेशा सम्मान करती है, लेकिन उनका मानना है कि संतों को सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत समाज का मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं और समाज में आध्यात्मिक मूल्यों को मजबूत बनाते हैं। विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा देश के हितों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ही चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा किया था, लेकिन आज वही नेता वर्तमान सरकार पर सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसे नेताओं को पहले अपने अतीत और अपने कार्यकाल की नीतियों पर नजर डालनी चाहिए। गौ रक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देश में गायों की सेवा और संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भाजपा सरकार में गौवंश पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ गलतफहमियां और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। बिहार की राजनीति को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का निर्णय उनका व्यक्तिगत फैसला है। साथ ही बिहार में बनने वाली संभावित नई सरकार को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और शीर्ष नेतृत्व ही करेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बार बार वही सवाल क्यों? गौ रक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है, गौ माता को कोई खरोच नहीं पहुंचा सकता है। गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं, गौ माता के अंदर करोड़ों करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसे उस विषय पे कोई सवाल उनकी यात्रा को परमिशन देंगे आप लोग? ये सवाल ये तो जो आवेदन देंगे, जिनको परमिशन देना है उनको फैसला करना, हमें थोड़ा फैसला करना। ये सब चीजें मैं पूज्य संतों के चरणों में सदा प्रणाम करता हूँ और ऐसे राजनीतिक विवादों को उन लोगों को बढ़ावा नहीं देना। विपक्ष ने देश के साथ जितना आघात पहुंचाने का काम किया है, चीन ने हमारी जमीन कब्जा किया, अलग अभी पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर वो हिस्सा पड़ा हुआ है, और उसके बाद सूप बोले तो बोले चलनी बोलती है। ये कांग्रेसी बोलते हैं, कांग्रेस के गैंग के लोग बोलते हैं। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सशक्त है, भारत सुरक्षित है, भारत आगे बढ़ रहा है। वहीं मैनपुरी जिले में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने शुक्रवार को थाना एलाऊ का वार्षिक निरीक्षण किया। उनके थाने पहुंचने पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें सलामी देकर उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से अवलोकन किया, जिसमें कार्यालय, हवालात, भोजनालय, मिशन शक्ति केंद्र और अन्य व्यवस्थाओं की जांच शामिल रही। इसके साथ ही उन्होंने थाने में रखे अभिलेखों और रजिस्टरों की भी जांच की। साथ ही संबंधित पुलिस कर्मियों को दस्तावेजों को नियमित रूप से अद्यतन रखने और उनका सही रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों का भी गहनता से अध्ययन किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना परिसर में लगे क्षतिग्रस्त बिजली के पोल को बदलवाने के लिए भी निर्देश दिए गए, ताकि सुरक्षा और सुविधा दोनों सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान थाने पर मौजूद फॉरेंसिक टीम से भी बातचीत की गई और उनके माध्यम से थाने के स्टाफ को फिंगरप्रिंट लेने, साक्ष्य एकत्रित करने, साथ ही जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई, जिससे पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाया जा सके। निरीक्षण के दौरान चौकीदार दुर्विजय सिंह से क्षेत्र में सक्रिय हिस्ट्री शीटरों और आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली गई। चौकीदार ने सही और सटीक जानकारी दी, जिस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया और उन्हें 500 रुपये नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष अवनीश त्यागी सहित कई अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने निरीक्षण के दौरान आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई और व्यवस्थाओं को सुचारू रखने का भरोसा भी दिलाया। वहीं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा यानी कि यूपीएससी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद 301वीं रैंक को लेकर एक हैरान करने वाला विवाद सामने आया है। आकांक्षा सिंह नाम की दो अलग अलग युवतियों ने इसी रैंक पर अपनी सफलता का दावा किया है, जिससे पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और इसे लेकर सोशल मीडिया साथ ही विभिन्न मंचों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि एक युवती उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली है, जबकि दूसरी बिहार के आरा जिले से संबंध रखती है। वाराणसी की रहने वाली युवती ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं, जिनमें उनका एडमिट कार्ड और इंटरव्यू से जुड़ा पत्र शामिल बताया जा रहा है। इन दस्तावेजों में दर्ज रोल नंबर को परिणाम में दर्ज विवरण से मेल खाता हुआ बताया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार की युवती ने भी 301वीं रैंक हासिल करने का दावा करते हुए कहा है कि उसे पहले से ही अपने परिणाम को लेकर भरोसा था और आगे चलकर उसका लक्ष्य भारतीय विदेश सेवा में जाने का है। इस बीच वाराणसी की युवती ने आरोप लगाया है कि दूसरी लड़की उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रही है। उसने ये भी कहा कि जिस युवती की चर्चा हो रही है उसे
रणवीर सेना के प्रमुख के परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला और अधिक चर्चाओं में आ गया है और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर असली सफल उम्मीदवार कौन है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आधिकारिक स्तर पर इस विवाद को लेकर क्या स्पष्टीकरण सामने आता है। जी पता था रिजल्ट तो आ जाएगा। कितना मेहनत करती थी, कितने घंटे पढ़ाई कर पाती 8 से 10 घंटे, उससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। 8 से 10 घंटे मम्मी पापा सबसे बड़ा योगदान। कैसे मतलब वो प्रोत्साहित करते थे मम्मी पापा? मैं थोड़ा भी निराश होती थी तो रोज मोटिवेट करते थे कि नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छा अगली बार हो जाएगा। पहली बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, दोनों लोग बस प्रोत्साहित कर रहे थे, गुस्सा वगैरह कुछ नहीं, बस प्रोत्साहित कि नहीं हो जाएगा। सपना था कि जी 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 मेरे बाबा का सपना था कि यूपीएससी करे और मुझ पर काफ़ी वो गर्व महसूस करते थे कि नहीं कर लेगी, पढ़ लेगी। तो आज उनका सपना पूरा हुआ, बहुत खुशी हो रही है। अभी और बेहतर करना है? जी जी अभी अगले प्रयास मुझे आईएफएस चाहिए, तो मैं उसके लिए जरूर प्रयास करूँगी। वहीं अमरोहा जिले में नेशनल हाईवे 9 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती हुई एक कार अचानक आग का गोला बन गई। कार में अचानक आग लगने से हाईवे पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कार में सवार 5 लोग शाहजहांपुर से गाजियाबाद की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक वाहन से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति गंभीर होती देख कार में बैठे सभी लोगों ने किसी तरह वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग तेजी से फैलने के कारण कुछ ही देर में पूरी कार जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग काफ़ी तेज होने के कारण उस पर काबू पाना आसान नहीं था। घटनास्थल थाना डिडौली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 9 पर बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के समय हाईवे पर पुलिस भी दिखाई नहीं दी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बलिया में एक पत्रकार को खबर प्रकाशित करना उस समय भारी पड़ गया जब उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना में पत्रकार घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। आरोप है कि घटना के बाद भी घायल पत्रकार का मेडिकल परीक्षण समय पर नहीं कराया गया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया और इस पूरे मामले को लेकर बांसडीह रोड थाना क्षेत्र की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना के विरोध में घायल पत्रकार और उनके साथ मौजूद अन्य लोग अस्पताल परिसर में सीएमएस कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक सही तरीके से मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जाता और मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो अपना विरोध जारी रखेंगे। इस घटना के बाद स्थानीय पत्रकारों और लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं और सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बारडीह पुलिस को सस्पेंड किया जाए, बारडीएसओ को सस्पेंड किया जाए, तभी धरना खत्म हो गया यहाँ से। क्या मैटर है कि आप धरने मैटर एक पत्रकार है बारडीह थाना अंतर्गत का, चूँकि वो एक खबर चलाए थे। खबर चलाने के दौरान विपक्षियों ने कार्रवाई, पुलिस की जब अवैध कमाई बंद हो गई, वसूली अवैध बंद हो गई, तो बारडीह पुलिस इसको हत्या कराने के लिए इनको विपक्षियों से हत्या मतलब जानलेवा हमला करा दिया। जानलेवा हमला कराने के बाद ये पीड़ित परिवार थाने पर एसओ साहब से भेंट भी हुआ। एक सिपाही तक हम लोग के लिए पूछने के लिए जो समाज के लिए हम लोग लड़ते हैं। आज वो स्थिति है कि हम लोग की बहन रोड पर सोई हुई है, कोई पूछने वाला तक नहीं है। विदेशी पक्षियों की हत्या हो रही थी, अवैध कमाई होती थी, थाना पर लाखों कमाई होती थी। आज भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और भ्रष्टाचार दिखाना हम लोग के लिए आज काफी महंगा पड़ गया है, जो हम लोग के परिवार के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये जिस प्रकार से घटना हुआ है, घर में घूम करके और पत्रकार, स्थानीय पत्रकार सुग्रीव को मारा गया है, ये काफ़ी दुखद है और इसमें कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस प्रशासन कहाँ से। उधर बलिया जनपद के नगरपालिका कार्यालय से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बना दिया है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर कुछ कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान शराब पीते हुए और पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सब उस समय हो रहा था जब कार्यालय में अधिशासी अधिकारी भी मौजूद थे। इस घटना को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि जहां एक ओर आम जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाती है, वहीं दूसरी ओर कुछ कर्मचारी कार्यालय के समय में अनुशासनहीनता करते नजर आ रहे हैं। जिले में ये भी चर्चाएं हैं कि अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार को काफी प्रभावशाली माना जाता है और कहा जा रहा है कि कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण मिलने के कारण उनके खिलाफ ना तो कोई जांच की जाती है और ना ही कोई कार्रवाई होती है। हालांकि वायरल हो रहा वीडियो लगभग 1 हफ्ता पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी प्रकार की आधिकारिक कार्रवाई सामने नहीं आई है। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों के बीच भी चर्चाएं तेज हो गई हैं और लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं वाराणसी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र
कृष्ण शास्त्री शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी माता के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से दर्शन और पूजा अर्चना की। काशी पहुंचने पर श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिला और कई लोग उनके दर्शनों के लिए मंदिर परिसर के आसपास मौजूद रहे। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने देश और दुनिया से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज के समय में विश्व में शांति स्थापित करने का मार्ग भारत और सनातन संस्कृति की विचारधारा से ही निकल सकता है, क्योंकि सनातन परंपरा मानवता, सहिष्णुता और सद्भाव का संदेश देती है। गौरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की उस मांग का समर्थन किया जिसमें गाय को राज्य माता का दर्जा देने की बात कही गई है। उनका कहना था कि गाय भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, इसलिए उसके संरक्षण और सम्मान को लेकर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके बयानों में स्थिरता नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि कभी कभी उनके वक्तव्यों में बदलाव देखने को मिलते हैं, जिससे उन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ नियमों को लेकर भी चिंता व्यक्त की और अपील की कि ऐसी नीतियों पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए, जिससे समाज में किसी प्रकार का विभाजन या दीवार खड़ी होने जैसी स्थिति न बने। आज अविनाशी की भूमि काशी आए हैं, हमारा सौभाग्य है। माँ गंगा को, विश्वनाथ जी को दंडवत प्रणाम करने का सौभाग्य मिलेगा और हम अपनी पूजनीय माता जी के साथ आए हैं दर्शन करने। और अब यही कहेंगे कि पूरे विश्व में युद्ध का रास्ता निकल रहा है और हम यही कहेंगे कि भारत ही एकमात्र ऐसा है जहां से सनातन की गूंज से पूरे विश्व में शांति का रास्ता होगा। अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो बड़ा जो है विचलित आदमी है, उसका कोई भरोसा मत करना। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। भारत को इस पर नीति यही रखनी चाहिए कि हमें भारत को, हमने एक किसी अपने गुरु से एक बार सुना था कि हमने जो पा लिया है उसको बचाना भी है और पचाना भी है। हमें ये वर्तमान में विचार करना है कि क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है ये विचार नहीं, क्या नहीं। वहीं मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए 5 मंडलों के अंतर्गत आने वाले 11 जनपदों के नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसी क्रम में मिर्जापुर जिले की कमान लाल बहादुर सरोज को सौंपी गई है। संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहने और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ के कारण वो जिला अध्यक्ष की दौड़ में आगे रहे और अंततः उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। उनके जिलाध्यक्ष चुने जाने के बाद जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। जिलाध्यक्ष बनने के बाद जब उनका मिर्जापुर आगमन हुआ तो विभिन्न स्थानों पर उनके स्वागत की व्यापक तैयारियां की गई थी। जगह जगह तोरण द्वार, बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। वहीं बैंड बाजे और डीजे के साथ कार्यकर्ता जश्न का माहौल बनाते नजर आए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में फूल मालाएं लेकर अपने नए जिलाध्यक्ष के स्वागत के लिए उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा करते दिखाई दिए। इस अवसर पर भाजपा नेता विवेक बरनवाल ने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया और फूल बरसाकर स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। स्वागत के दौरान क्षेत्र में उत्साह और उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन भी प्रदर्शित किया। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रशासन में बदलाव किया, उसी क्रम में जनपद मिर्जापुर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पार्टी ने अपना जिलाध्यक्ष बदलकर एक नया जिलाध्यक्ष बनाया और आज हम बता रहे जनपद मिर्जापुर में पूरी तरीके से हर जगह देखेंगे तो बैनर पोस्टर लगे हैं। उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं, हमारे पास ये देख रहे हैं कि जो मिर्जापुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, माला लेकर अपने जिलाध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं। इनमें वो उत्साह देखा जा रहा है, वो उमंग देखी जा रही है। एक जो नया जिलाध्यक्ष इन्हें जो मिला है और जो नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पर आने वाले हैं और उनके आने की खुशी में, उनके इंतजार में ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो पदाधिकारी हैं, देखिए सब अपने हाथों में माला लेकर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़ा इनके अंदर उत्साह देखा जा रहा है। जी, आज आपको नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष मिले हैं, उनका आगमन हो रहा है, उनके लिए आप लोग ये माला वाला लेकर इंतजार करें, क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं उनसे? हम लोगों के लिए आज बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे मंडल कौन से हम सब के चहेता और जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी शीर्ष ने आज इतने बड़े पद पे बिठा के कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा किया है। क्या कहेंगे, किस तरीके से भाई साहब बताइएगा,
आज आप लोग इतने माला फूल लेकर आपको नया जिलाध्यक्ष मिला, और सबसे बड़ी चीज है कि वो जिलाध्यक्ष जो है आपके ही पड़ोस के, आपके ही ब्लॉक के हैं। क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी संगठन के लिए, आने वाले चुनाव के लिए क्या उम्मीदें हैं? ऐसा है कि आपने क्षेत्र और बगल की बात कही, तो इसके लिए कौन ब्लॉक, विशेष करके कौन मंडल जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के दृष्टि से कौन मंडल है, ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए तो उत्साह का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक दलित परिवार से, गरीब परिवार से व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा दायित्व मिल सकता है। यह भाजपा संगठन कैडर पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में योग्यता, दक्षता को देखकर जो है उनको दायित्व दिया जाता है। और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश क्षेत्र नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि लाल बहादुर शरीफ जी को जो है अध्यक्ष बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम दिखाते हैं कि इस समय जो जिला अध्यक्ष हैं वो आ चुके हैं। जिस तरीके से दिखा रही है, जो गाड़ियां दिख रही है, ये गाड़ियां जो दिख रही है, तो गाड़ियों में दिखा रही है जिला अध्यक्ष ये है। और ये जो दिख रहे हैं गाजे बाजे के साथ लोगों का ये जो दिख रहा है, लोग स्वागत कर रहे हैं। और उस स्वागत में वहीं कुशीनगर जिले में एक दर्दनाक हादसा उस समय हो गया जब गाड़ी में हवा भरने के दौरान अचानक मशीन में तेज धमाका हो गया। इस हादसे में हवा भर रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई और घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हवा भरने वाली मशीन के अचानक ब्लास्ट होने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाका इतना तेज था कि युवक के शरीर के चिथड़े उड़ गए और उसके सिर के पीछे का एक हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना को देखकर आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले 18 वर्षीय विवेक चौधरी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मशीन में ब्लास्ट किस कारण से हुआ। ये घटना पडरौना कोतवाली क्षेत्र के ठोडी मोड़ की बताई जा रही है, जहां इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है। वहीं सहारनपुर जिले में पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना नागल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आकी जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में अवैध नशा कारोबार के खिलाफ एक अहम कदम माना जा रहा है। कल देर रात दिनांक 4 मार्च को थाना नागल पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति स्मैक के बेचने के इरादे से सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे के पास ग्राम गांगनौली के निकट बजाज शुगर मिल के आसपास घूम रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इस नशे के नेक्सस को ब्रेक करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में इस मुखबिर खास द्वारा हमें सूचना मिलने पर तत्काल नागल पुलिस ने घेराबंदी की और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और इसके पास से 212 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक काटा, एक 700 रुपये नगद और एक बजाज सिटी 100 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 45 लाख रुपए है और इस व्यक्ति का नाम सुशील कुमार पुत्र जगपाल निवासी ग्राम रसूलपुर थाना बुग्गावाला है और पुलिस इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को जानने का प्रयास कर रही है और इस पूरे नेक्सस को ब्रेक करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शुरुआती चरण में हमें पता चला है कि इसका संबंध बरेली से है। उसी अनुसार पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई। वहीं रायबरेली जिले में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों ओर से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के बाद घायल पक्ष के लोगों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के चकमलिक भीटी गांव का बताया जा रहा है, जहां मामूली कहासुनी को देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई और बताया जा रहा है कि सुंदरलाल का बेटा गोविंद दूध लेकर डेयरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने उसे रोककर कथित रूप से गाली गलौज शुरू कर दी। जब गोविंद ने इसका विरोध किया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। अपने बेटे को बचाने के लिए जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लड़ाई हुई है, मारपीट हुई।
किस बात को लेकर? एक जमीन हम लिया रहे वही का कहे हम कटवा ले एक जोतर न जात हमारा लौटा दूध दिया जाता रहा सुबह 6:30 बजे डेयरी पर मनोज सिंह की उनका बीच में घर था हमारे लड़के को घेर लिया है कई लोग मिल के और फिर हम लोग जब भागे हम लोग पिटते गए झंडा लाठी सबके पास है सबसे बीमार थे हमारी तरफ से 8 लोग हैं। हाँ पुलिस को दिया हमने केस हमारा मुकदमा नहीं लिखा। उधर ललितपुर जिले के मडावरा क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में पिता और उसकी नाबालिग बेटी की दर्दनाक मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब एक मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि ब्रजेश अहिरवार अपनी पत्नी पूजा और 11 वर्षीय बेटी पूनम के साथ मोटरसाइकिल से घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक ट्रैक्टर से टक्कर हो गई जिससे यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ब्रजेश और उसकी बेटी पूनम की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर मडावरा थाने के प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।